चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन एक झूठ है। ये बस एक एहसास है, एक मूड है, आता है चला जाता है। और अगर कोई अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित महसूस करने का इंतजार कर रहा है तो वो हमेशा हमेशा इंतजार ही करता रहेगा। बिल्कुल। और असल समस्या ये नहीं है। असल समस्या ये है कि आपका दिमाग आपका दोस्त नहीं है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना। हाँ, लेकिन ये सच है। उसे आराम चाहिए, उसे आसान रास्ता चाहिए। वो हमेशा हमेशा उस चीज के पीछे भागेगा जिसमें मजा अभी मिल रहा हो। तो एक तरह से वो हमारे बड़े जरूरी लक्ष्यों को नाकाम करने के लिए ही बना है। हाँ, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये कोई व्यक्तिगत कमी नहीं है, ये तो विज्ञान है। विज्ञान कैसे? देखिए, हमारे दिमाग में ना दो सिस्टम लगातार लड़ रहे होते हैं। एक है सोच समझकर काम करने वाला सिस्टम, जो भविष्य की योजना बनाता है, तर्क करता है। और दूसरा? दूसरा है हमारा भावुक सिस्टम। इसे आप एक बच्चे की तरह समझिए। एक बच्चा जिसे अभी इसी पल में कप केक खाना है। ठीक वही। उस बच्चे को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बाद में वजन बढ़ेगा या सेहत खराब होगी। उसे बस अभी का सुख चाहिए। तो जब हम जानते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए लेकिन फोन देखने लगते हैं, या जानते हैं कि फल खाना चाहिए लेकिन चॉकलेट उठा लेते हैं, तो वो बच्चा जीत रहा होता है। हाँ, इसे मनोवैज्ञानिक प्रेजेंट बायस कहते हैं। वर्तमान के छोटे से सुख के लिए भविष्य के बड़े इनाम को नजरअंदाज कर देना। तो आज की हमारी चर्चा इस पर नहीं है कि प्रेरणा कैसे खोजे। नहीं। सवाल यह है कि अपने ही दिमाग के खिलाफ एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए जो तब भी काम करे जब मन बिल्कुल ना हो। कोई बहाना नहीं, सिर्फ रणनीति। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर प्रेरणा भरोसे के लायक नहीं है तो फिर लोग इच्छा शक्ति मतलब विल पावर की बात क्यों करते हैं? बस और मेहनत करो, अपने मन पर काबू रखो, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और यही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि इच्छा शक्ति भी एक सीमित संसाधन है। उसकी एक लिमिट है। एक मांसपेशी की तरह। बिल्कुल सही। जैसे एक मांसपेशी होती है, आप सुबह उठते हैं तो वो मजबूत होती है, ताज़ा होती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, हर छोटे बड़े फैसले के साथ, जैसे ट्रैफिक में शांत रहना, हाँ, या बॉस की कोई बात सुनना, मीठा खाने से खुद को रोकना, इन सब में वो मांसपेशी थकती जाती है। तो शाम तक जब असल में जिम जाने या पढ़ाई करने की जरूरत होती है तब तक तो वो पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। एग्जैक्टली। और जब आप लगातार खुद को मजबूर करते हैं तो आप उस काम को और मुश्किल बना रहे होते हैं मानसिक रूप से। धीरे धीरे वो एक बोझ बन जाता है। और फिर उसे बचना ही आसान लगता है। और वहीं से अपराध बोध यानी गिल्ट का चक्र शुरू होता है। प्रेरणा नहीं है तो काम नहीं होता, काम नहीं होता तो गिल्ट होता है, और वो गिल्ट आपकी बची खुची इच्छा शक्ति को भी खत्म कर देता है। तो अगर ये दोनों ही रास्ते बंद हैं तो समाधान क्या है? एक शब्द का इस्तेमाल हुआ था, डिजाइन। ये मुझे काफी दिलचस्प लगा। हाँ, क्योंकि ये समस्या को एक व्यक्तिगत विफलता से हटाकर एक इंजीनियरिंग की समस्या बना देता है। मतलब भावनाओं पे निर्भर रहने की बजाय हम माहौल ही ऐसा बना दें। बिल्कुल। हम ऐसी परिस्थितियां डिजाइन करते हैं जहां सही काम करना ही सबसे आसान विकल्प हो। सबसे आसान। कोई उदाहरण? जैसे अगर सुबह दौड़ने जाना है तो सिर्फ ये सोचना कि कल दौड़ूंगा काफी नहीं है। नहीं। डिजाइन का मतलब होगा कि रात में ही जूते और कपड़े बिस्तर के पास रख दिए जाएं, पानी की बोतल भर दी जाए, शायद किसी दोस्त को मैसेज भी कर दिया जाए। तो अपने काम शुरू करने में आने वाली जो रुकावट है, जो फ्रिक्शन है, उसको लगभग जीरो कर दिया। हाँ, सुबह उठ के सोचना नहीं है, बस तैयार होना है। यही सिद्धांत बड़े कामों पे भी लागू होता है। किसी बड़े प्रोजेक्ट को तब तक छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें जब तक कि अगला कदम इतना छोटा ना हो जाए कि उसे ना करना बेवकूफ़ी लगे। जैसे सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है, या बस फाइल खोलकर उसका टाइटल लिखना है। इन छोटे कदमों से गति बनती है। एक अच्छा सिस्टम ये मानकर चलता है कि आपकी प्रेरणा शून्य होगी, लेकिन वो फिर भी काम करता है। और सिस्टम का एक और फायदा है, अगर आप एक दिन चूक भी जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया। सही कहा। आप हारे नहीं हैं, आपने बस एक पैटर्न में एक दिन का ब्रेक लिया है। अगले दिन आप वापस आ सकते हैं। सिस्टम आपकी भावनाओं के उतार चढ़ाव से बचाता है। ठीक है, तो चलिए कुछ ठोस रणनीतियों पर बात करते हैं। एक तकनीक है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। ये सुनने में बहुत जटिल लगता है। हाँ, नाम जटिल है, लेकिन आइडिया बहुत ही सरल और शक्तिशाली है। इसे इफ देन प्लानिंग भी कहते हैं। इफ देन, अगर तो। हाँ, ये सिर्फ ये कहने से कहीं ज्यादा है कि मैं और व्यायाम करूंगी।
ये पहले से ही तय करने के बारे में है कि आप कब, कहाँ और कैसे कोई काम करेंगे। आप अपने दिमाग के लिए एक प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो एक तरह का प्री डिसीजन है ये। हाँ, आप उस भावुक बच्चे वाले दिमाग को सोचने का मौका ही नहीं दे रहे। ठीक यही। आप एक विशिष्ट स्थिति आईएफ को एक विशिष्ट क्रिया देन से जोड़ देते हैं। जैसे कि अगर शनिवार सुबह 10 बजेंगे तो मैं अपने निबंध की रूपरेखा बनाऊंगी। या अगर मुझे लंच के बाद मीठा खाने का मन करेगा तो मैं एक सेव खाऊंगी। तो ये एक ऑटोमेटिक रिएक्शन बन जाता है। बिल्कुल। आपको उस पल में इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फैसला तो पहले ही हो चुका है। ये तो कमाल है। लेकिन एक और तरीका है जो काफी आक्रामक लगता है, खुद को ब्लैकमेल करना। क्या ये सच में काम करता है? मुझे तो लगता है मैं अपनी चाल में फंस जाऊंगा। आपका शक जायज है, लेकिन इसके पीछे एक ठोस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे लॉस अवर्जन कहते हैं। लॉस अवर्जन? हमें कुछ पाने की खुशी से ज्यादा कुछ खोने का दुख होता है। ये तकनीक इसी का फायदा उठाती है। आप असफलता को इतना दर्दनाक बना देते हैं कि सफल होना ही एकमात्र विकल्प बचता है। उसमें एक माँ बेटी का उदाहरण था जो वजन कम करना चाहती थी। हाँ, वो कमाल का उदाहरण है। उन्होंने एक समझौता किया। अगर एक अपनी कैलोरी सीमा से ज्यादा खाती है तो दूसरी को सजा के तौर पर एक कपकेक खाना होगा। अरे वाह! तो प्रेरणा अपनी मदद करना नहीं है, बल्कि दूसरे को नुकसान पहुंचाने से बचना है। और ये बाहरी जवाबदेही बहुत शक्तिशाली हो सकती है। या आप पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? आप एक दोस्त को 5,000 रुपए दे सकते हैं और कह सकते हैं कि अगर मैं 1 महीने तक रोज जिम नहीं गया तो ये पैसे तुम्हारे। या हर बार डाइट तोड़ने पर किसी ऐसी चैरिटी को 500 रुपए देने का नियम बना सकते हैं जिसे आप पसंद नहीं करते। बिल्कुल। मुद्दा ये है कि दांव इतने ऊंचे हों कि हारना एक बहुत ही बुरा विकल्प लगे। लेकिन इसमें एक खतरा भी तो है। अगर दांव बहुत ऊंचे हैं और कोई बार बार हारता है तो क्या वो और ज्यादा निराश नहीं हो जाएगा? ये बहुत जरूरी बात है। इसीलिए रास्ते में छोटे छोटे पुरस्कार देना भी जरूरी है। अच्छा। हाँ, अगर बड़ा इनाम महीनों दूर है तो रास्ते में छोटी जीत का जश्न मनाना आपको ट्रैक पर बनाए रखता है। जैसे एक हफ्ते तक डाइट पर टिके रहने के बाद अपनी पसंदीदा फिल्म देखना। तो ये सकारात्मक सुदृढ़ीकरण उस भावुक बच्चे को भी खुश रखता है। हाँ, बिल्कुल। ये सब तो आधुनिक मनोविज्ञान की तकनीकें हैं, लेकिन स्टोइक दर्शन में भी तो सदियों पहले ही इन्हीं समस्याओं का समाधान खोजा जा रहा था। क्या वो पुराने दार्शनिक भी इसी भावुक बच्चे से जूझ रहे थे? वो इसे अलग नाम देते थे, लेकिन हाँ, समस्या वही थी। स्टोइक दार्शनिक जैसे सेनेका और मार्कस ऑरेलियस आत्म अनुशासन के विशेषज्ञ थे। उनका दर्शन केवल सिद्धांत नहीं था, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक तरह का मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो स्टोइक्स की पहली शिक्षा क्या है? बुद्धिमान रोल मॉडल खोजें। सेनेका ने कहा था, बिना किसी पैमाने के आप टेढ़े को सीधा नहीं कर सकते। हमें खुद को मापने के लिए उदाहरणों की जरूरत होती है। ये कोई गुरु, कोई ऐतिहासिक व्यक्ति या कोई दोस्त भी हो सकता है। कोई भी। और जब आप किसी मुश्किल फैसले का सामना करते हैं तो आप खुद से पूछ सकते हैं, ऐसी स्थिति में मेरा रोल मॉडल क्या करता। लेकिन इसमें एक खतरा भी तो है। अगर हम मार्कस ऑरेलियस जैसे किसी को अपना रोल मॉडल बना लें तो क्या ये हमें और निराश नहीं करेगा कि हम उनके स्तर तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है। बात नकल करने की नहीं है, प्रेरणा लेने की है। लक्ष्य मार्कस ऑरेलियस बनना नहीं है, बल्कि ये सोचना है कि उनके जैसा व्यक्ति इस स्थिति में किन सिद्धांतों का इस्तेमाल करता। धैर्य, तर्क, साहस। ठीक है, ये समझ में आता है। और दूसरी रणनीति थी दिन का मूल्यांकन करना। ये आजकल की जर्नलिंग जैसा ही है। कुछ मायनों में हाँ, लेकिन इसका मकसद अलग है। स्टोइक्स हर दिन के अंत में खुद से 3 सवाल पूछते थे। मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या सही किया और मैं क्या बेहतर कर सकता था। ये खुद की आलोचना करने के लिए नहीं है। नहीं, ये एक कोच की तरह खुद को फीडबैक देने के बारे में है, ताकि आप कल एक बेहतर संस्करण बन सकें। और उनकी सबसे प्रसिद्ध शिक्षा, जो आपके नियंत्रण में है उस पर ध्यान केंद्रित करें, जिसे नियंत्रण का विभाजन कहा जाता है। ये स्टोइक दर्शन का आधार है। कुछ चीजें हमारे वश में हैं, हमारे विचार, हमारे प्रयास, हमारे फैसले। और कुछ चीजें हमारे वश में नहीं हैं। मौसम, दूसरे लोगों का व्यवहार, अर्थव्यवस्था। स्टोइक्स कहते हैं कि हमारा सारा दुख उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश से आता है जो हमारे वश में है ही नहीं। कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल। हाँ, ये अभ्यास की बात है। जब आप अपनी सारी ऊर्जा केवल उन चीजों पर लगाते हैं जिन्हें आप सच में नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाते हैं।
आपकी मानसिक ऊर्जा बर्बाद होना बंद हो जाती है। और आखिरी बात जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगी, हर दिन को एक नए जीवन की तरह माने। हाँ, सेनेका का ये विचार मानसिकता को पूरी तरह बदल देता है। कल की असफलताएं, कल की हार, वो सब कल के जीवन का हिस्सा थीं। आज एक नया जीवन है। आज एक नया जीवन है। अगर आज ही आपका पूरा जीवन होता तो आप इसे कैसे जीते? ये आपको अतीत के बोझ से मुक्त करता है। हर सूर्योदय उद्देश्य के साथ जीने का एक नया अवसर है। तो हमने प्रेरणा को नजरअंदाज करने, अपने माहौल को डिजाइन करने और अपने दिमाग को मजबूर करने के लिए आधुनिक और प्राचीन सिस्टम बनाने की बात की। लेकिन इस सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? सिर्फ वजन कम करना या कोई प्रोजेक्ट पूरा करना? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। और यहाँ आत्मसम्मान यानी सेल्फ स्टीम और आत्म प्रभावकारिता यानी सेल्फ एफिकेसी के बीच का फर्क समझना जरूरी है। ये दोनों शब्द अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं, पर हैं बहुत अलग। बहुत अलग। आत्मसम्मान एक खोखला एहसास हो सकता है कि आप अच्छे हैं, जो अक्सर दूसरों की राय पर निर्भर करता है। ये बहुत नाजुक होता है, किसी की एक आलोचना से ये बिखर सकता है। और आत्म प्रभावकारिता वो कुछ और है। वो किसी खास काम को करने की आपकी क्षमता में आपका ठोस कमाया हुआ विश्वास है। तो ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये सबूत पर आधारित है। बिल्कुल। जब भी आप अपने बनाए सिस्टम का पालन करते हैं, जब आप दौड़ने नहीं जाना चाहते लेकिन फिर भी जाते हैं, जब आप मुश्किल रास्ता चुनते हैं, तो आप सिर्फ अपने लक्ष्य के करीब नहीं पहुंचते, आप अपने दिमाग को अपनी काबिलियत का ठोस सबूत दे रहे होते हैं। हाँ, हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आप अपनी आत्म प्रभावकारिता का निर्माण कर रही होती हैं। तो आप सचमुच अपने दिमाग को ये मानने के लिए दोबारा तैयार कर रहे हैं कि आप सक्षम हैं। ठीक यही असली इनाम लक्ष्य हासिल करना नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया में उस इंसान में बदलना है जो जानता है कि वो मुश्किल काम कर सकता है। वो इंसान जो जानता है कि वो जो ठान ले उसे पूरा करने के लिए सिस्टम बना सकता है। हाँ, और ये एक ऐसी अंदरूनी ताकत है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तो जाते जाते ये विचार सबके लिए, क्या कोई सिस्टम सिर्फ एक नतीजे के लिए बनाया जा रहा है, जैसे वजन कम करना, या फिर अपनी एक नई मजबूत पहचान गढ़ने के लिए, एक ऐसे व्यक्ति की पहचान जो अपने वादों को पूरा करता है, चाहे उसका मन हो या न हो?